वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एन अप्राइजल। आज के सेशन में हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, it refers to a set of policies directed to accelerate the pace of growth and development। यानी कि देश में इस प्रकार की नीतियां बनाना, इस प्रकार की पॉलिसीज बनाना जिससे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में तेजी आए, यानी कि देश का विकास जो है वो तेजी के साथ हो। इन्हें बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिनकी शुरुआत की गई थी 1991 में। पॉइंट नंबर 1, लिबरलाइजेशन in place of licensing for the industries and trade। यानी कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो हमें पहले लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी, अब गवर्नमेंट ने वो लाइसेंसिंग पॉलिसी कर दी थी खत्म। अब केवल कुछ ही इंडस्ट्रीज थी जिनके लिए लाइसेंस चाहिए, जिसके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटाज फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो पहले क्वांटिटी यानी कोटा निर्धारित हुआ करता था कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसकी जगह अब ले लिया प्राइवेटाइजेशन ने, अर्थात गवर्नमेंट ने अपना रोल घटा दिया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया। एंड नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। पहले जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए हमें परमिट्स की आवश्यकता पड़ती थी, अब वो परमिट कर दिया गया खत्म। अब पूरे विश्व में हम लोग कहीं भी आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। दस LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वॉज सेट टू रिप्लेस LQP, दैट मीन्स लाइसेंसिंग, कोटाज एंड परमिट्स। तो इस प्रकार से LPG ने जगह ले ली LQP की, और यह हुआ था 1991 में। अब इस बात को समझिए कि यह पॉलिसी गवर्नमेंट को क्यों अपनानी पड़ी, क्योंकि 1991 से जस्ट पहले देश में कंडीशंस कुछ इस तरह की पैदा हो गई थी कि हमारे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा, और देश के पास फॉरेन रिजर्व्स का जो कोटा था वो बहुत कम बचा था। केवल इतने ही फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट के पास बचे थे कि उससे देश का एक हफ्ते का काम चल सकता था बस। इसीलिए जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जितनी भी सुप्रीम पावर्स हैं, उनके दबाव में आकर गवर्नमेंट को मजबूरन ये पॉलिसीज अपनानी पड़ी थी। ये पॉलिसीज गवर्नमेंट ने खुशी खुशी नहीं अपनाई थी, बल्कि ये तो मजबूरी थी गवर्नमेंट की कि बाकी देशों ने कर्जा देने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने कर्जा देने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि जब तक आप हमारे मुताबिक नई पॉलिसीज नहीं बनाओगे देश के अंदर, तब तक आपको और कर्जा नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को मजबूरी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाना पड़ा, जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। यही कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज के सेशन में हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में जानेंगे डिटेल में, और ये भी पढ़ेंगे इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्या फायदा मिला गवर्नमेंट को इससे, देश को क्या फायदा मिला। तो एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत पहला टॉपिक है हमारा लिबरलाइजेशन। इट मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को आजाद कर दिया गया। किस चीज से आजाद कर दिया? जो गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल हुआ करता था, डायरेक्ट कंट्रोल या कह सकते हैं फिजिकल कंट्रोल जो भी था गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज पर, प्रोडक्शन यूनिट्स पर, उस कंट्रोल से उनको आजादी दे दी गई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंतर्गत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से किए गए? सबसे पहला हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसका पॉइंट नंबर 1 है
इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में इट इम्प्लाइड डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले बनाए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के लिए उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कर दिया खत्म और इंडस्ट्रीज को कर दिया आज़ाद कि अब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आप खुद बनाइए। अब तक तो उनके लिए गवर्नमेंट बनाया करती थी रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा उनको कर दिया गया डीरेगुलेट। डीरेगुलेट का मतलब रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बना रखी थी वो खत्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में फर्स्ट पॉइंट है एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इट एबॉलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्रीज। अर्थात 1991 से पहले हर क्षेत्र में, मैंने आपको बताया भी था पिछले चैप्टर में, कि लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना हो बिना लाइसेंस के वो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अब 1991 के बाद लाइसेंसिंग पॉलिसी को कर दिया गया खत्म। अब केवल 5 ही इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनके लिए लाइसेंस चाहिए, जैसे कि लिक्वर, शराब, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स यानी गोला बारूद वगैरह जो चाहिए होता है इंडस्ट्रीज में, एंड डेंजरस केमिकल्स, और कुछ खतरनाक केमिकल्स होते हैं जिनके प्रोडक्शन के लिए अब लाइसेंस चाहिए और बाकी किसी भी चीज के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। पहले हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। दैट मीन्स एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पॉइंट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल घटा दिया गया। इन 1991 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8। 1991 में जो 17 इंडस्ट्रीज सरकार के हाथों में हुआ करती थी वो 17 से रह गई केवल 8। इन 2001 रिड्यूस टू 3 और सन 2001 में ये 8 से घट के रह गई केवल 3। एंड इन 2010-11 रिड्यूस टू 2 और अब तो केवल 2 ही रह गई हैं सरकार के पास, एक एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेलवेज। बाकी सब कुछ पहुंच चुका है प्राइवेट सेक्टर में। तो इस तरीके से पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, अपना रोल धीरे धीरे कम किया। पहले सरकार के हाथ में 17 इंडस्ट्रीज थी, 1991 में रह गई केवल 8, 2001 में रह गई केवल 3 और 2010-11 में रह गई केवल 2। इस तरीके से पब्लिक सेक्टर का रोल घट गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल लगातार बढ़ता गया। पॉइंट नंबर 3, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। पहले 800 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो स्मॉल स्केल के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व किए थे, यानी कि ये वो प्रोडक्ट्स थे जिन्हें लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना ही नहीं सकती थी। लेकिन अब 1991 के बाद रिजर्वेशन खत्म। अब कोई भी इंडस्ट्री किसी भी प्रकार के गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है। इसे ही बोलते हैं डी रिजर्वेशन, यानी कि रिजर्वेशन को खत्म करना। लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज नाउ कैन एंटर इन प्रोडक्शन एरियाज विच अर्लियर वर रिजर्व फॉर SSI, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो प्रोडक्ट्स पहले स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थे अब उनमें लार्ज स्केल भी एंटर कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। पहले कोई भी फर्म एक निर्धारित लिमिट का ही प्रोडक्शन कर सकती थी, लेकिन अब आप अपनी कैपेसिटी को जितना चाहे बढ़ा सकते हो। पहले कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एक्सपेंशन हो चुका है प्रोडक्शन कैपेसिटी में। अब इसके लिए आज़ादी मिल चुकी है और किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जितना चाहे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 5, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, यानी कि मशीन्स। कैपिटल गुड्स को पहले इंपोर्ट करने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता था, दैट मीन्स परमिशन लेनी पड़ती थी।
permission was no longer required from the government to enter into international agreements for the import of technology. लेकिन अब किसी भी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर भी मिल गई आजादी, और इसी आजादी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक सेक्टर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमिक सेक्टर रिफॉर्म्स का ही सेकेंड पार्ट है। इट इंक्लूड्स पॉइंट नंबर 1, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, चाहे वो बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है किसी भी प्रकार का तो वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आएगा। एंड नंबर 2, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, देखा जाए तो ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, जहां पर शेयर्स और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदे और बेचे जाते हैं। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को यहां पर शेयर्स वगैरह बेचता है ब्रोकर के सहायता से। तो ऐसे ही एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, यानी कि आसान भाषा में शेयर मार्केट। एंड पॉइंट नंबर 3, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी वो मार्केट जहां पर फॉरेन करेंसी का लेन देन किया जाता है। तो कुल मिलाकर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या आएगा? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Liberalization implied a substantial shift in the role of RBI from a regulator to a facilitator to the financial sector. ये पूरा का पूरा जो भी हमने देखा, ये तीनों पॉइंट, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं और इन सभी पर कंट्रोल हुआ करता था आरबीआई का, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले वो रेगुलेटर था, यानी कि इन सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता तो अभी भी है, लेकिन अब उसका जो रोल है वो रेगुलेटर का नहीं है, बल्कि अब उसका रोल चेंज हो गया है और उसको बोलते हैं फैसिलिटेटर। यानी कि अब आरबीआई का काम इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना तो है, लेकिन इस प्रकार से कि इनको अधिक से अधिक फैसिलिटीज दी जाएं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर से हो गया है फैसिलिटेटर टू द फाइनेंशियल सेक्टर। थर्ड रिफॉर्म है फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल पॉलिसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आने वाले एक साल में हमें कितना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा कहां से प्राप्त करना है। तो फिस्कल रिफॉर्म्स के अंतर्गत इट रिलेट्स टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल रिफॉर्म्स का संबंध है गवर्नमेंट के रिवेन्यू से और एक्सपेंडिचर से। टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स, और ये टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिस्कल रिफॉर्म्स का, क्योंकि टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ता है, यानी कि गवर्नमेंट को आमदनी होती है। प्रायर टू लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज बीन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डिविजिव। अर्थात 1991 से पहले टैक्स स्ट्रक्चर देश का बहुत ही जटिल था, जिसकी वजह से लोग टैक्स भरने से डरते थे और टैक्स की चोरी किया करते थे। दैट मीन्स ये यहां पर होता था टैक्स इवेजिव, यानी कि एक प्रकार से लोग टैक्स की चोरी करते थे। फियरिंग अ हाई बर्डन ऑफ टैक्सेशन, लोग डरते थे कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा। फियरिंग अ हाई बर्डन ऑफ टैक्सेशन पीपल वुड ऑफन इवेड टैक्सेस, इसलिए लोग टैक्स की चोरी किया करते थे। और जिस इनकम पर हम लोग इनकम टैक्स नहीं भरते वही इनकम हमारी कहलाती है ब्लैक मनी। नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड, लेकिन 1991 के बाद टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बना दिया गया। एंड मॉडरेटेड का मतलब जो टैक्सेस थे उन्हें ठीक ठाक कर दिया, यानी कि अब लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं थी। दिस हैज रेज्ड टैक्स कॉम्प्लायंस, जिसकी वजह से अधिक लोगों ने टैक्स भरना शुरू कर दिया। एंड देयरफॉर टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी वजह से गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू भी बढ़ गया।
यानी कि गवर्नमेंट को टैक्सेस के द्वारा अब ज्यादा पैसा प्राप्त होने लगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। It includes point number 1, foreign exchange reforms, and point number 2, foreign trade policy reforms. Foreign exchange यानी कि फॉरेन करेंसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसके हिसाब से अपने देश की पॉलिसीज को एडजस्ट करना। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 1991 with the devaluation of the Indian rupee। और डिवेल्यूशन का मतलब क्या है? लोअरिंग द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी, यानी कि अपने देश के रुपए की कीमत को गिरा देना इन रिलेशन टू अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी दूसरे देशों की करेंसी को देखते हुए जब इंडियन रुपए की वैल्यू को गिराया जाता है, वो गिरती नहीं है, उसे गिराया जाता है जानबूझकर गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो कहलाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसे ही बोलते हैं डिवेल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? अपने देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इंडियन रुपये की वैल्यू गिर जाने पर फॉरेनर्स के लिए हमारी कंट्री के गुड्स सस्ते हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनको ज़्यादा खरीदते हैं। और जब हमारे देश के गुड्स ज़्यादा खरीदे जाएंगे फॉरेनर्स के द्वारा तो उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिलहाल ऐसा नहीं होता, फिलहाल तो डिमांड और सप्लाई के द्वारा पता लगाया जाता है कि $1 की कीमत क्या होनी चाहिए और उसके हिसाब से इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, जिसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो कीमतें हैं फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसीज की, अब वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, बल्कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा उनकी वैल्यू फिक्स की जाती है। लेकिन पहले 1991 में गवर्नमेंट के द्वारा वो फिक्स की जाती थी और गवर्नमेंट ने जानबूझकर इंडियन रुपये की वैल्यू को गिराया हुआ था ताकि उससे हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाए। अब पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में डिटेल में। पॉइंट नंबर 1, इंपोर्ट कोटाज हैव बीन एबॉलिश्ड। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत पहले जो क्वांटिटी के रेस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट पर, कि फॉरेन कंट्रीज से किसी भी आइटम को अगर इंडिया में आप ला रहे हैं तो उस पर क्वांटिटी निर्धारित हुआ करती थी और उस क्वांटिटी की जो लिमिट थी उसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते थे। अब वो कोटास को कर दिया गया खत्म। पॉइंट नंबर 2, इंपोर्ट लाइसेंसिंग हैज बीन एबॉलिश्ड। पहले लगभग हर चीज को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत अब वो लाइसेंसिंग का काम भी खत्म। अब हर चीज के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ चीजें ही हैं जिनको इंपोर्ट करने के लिए अब लाइसेंस चाहिए, बाकी किसी भी चीज को इंपोर्ट करने के लिए अब लाइसेंस नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3, देयर इज मॉडरेशन, या कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी को भी पहले से कम कर दिया गया टू एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, ताकि डोमेस्टिक मार्केट यानी देश के अंदर का जो मार्केट है वहां पर कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए। जब भी कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है उसका असली फायदा ग्राहक को मिलता है। पहले क्या हुआ करता था हमारे देश में? कंपटीशन था ही नहीं, हर चीज लिमिटेड हुआ करती थी। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव नहीं करना चाह रही थी क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद अब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट के अंतर्गत कंपटीशन बढ़ गया था और इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटा दिया गया था, जिसकी वजह से अब उसका फायदा मिल रहा था कंज्यूमर्स को। नंबर 4, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज बीन विड्रॉन टू एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। और एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी हटा लिया गया सरकार के द्वारा, ताकि हमारे देश की इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट में जाकर
दूसरे देशों को कंपटीशन दे सकें। एंड नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन मार्केट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इंडियन मार्केट को जोड़ दिया गया बाकी पूरी दुनिया के साथ, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर इसमें प्राइवेटाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट शामिल किया जाएगा ओनरशिप में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ, यानी कि जो एंटरप्राइज पहले पब्लिक सेक्टर में थी और वहां पर गवर्नमेंट का ही ओनरशिप होता था, अब उसमें प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप को भी शामिल कर लिया गया, यानी कि गवर्नमेंट इक्विटी को घटा दिया गया और प्राइवेट इक्विटी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इट इंक्लूड्स डिसइन्वेस्टमेंट, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनके शेयर्स गवर्नमेंट ने बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट की इक्विटी घट गई और प्राइवेट सेक्टर की इक्विटी बढ़ गई। पॉइंट नंबर 1, आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज तो ऐसी थी जो कि पूरे तरीके से गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेच दी। एंड पॉइंट नंबर 2, विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेज, यानी कि ऐसी एंटरप्राइजेज जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे थे और वहां पर गवर्नमेंट का ही अधिकार था, कंट्रोल था, वहां पर गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप को विड्रॉ कर लिया, यानी कि वहां के शेयर्स नहीं बेचे, केवल अपनी ओनरशिप को विड्रॉ किया, जिससे कि ओनरशिप पहुंच जाए प्राइवेट सेक्टर के पास। तो इस तरीके से या तो गवर्नमेंट ने अपनी एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया या फिर अपनी ओनरशिप को घटा दिया, ताकि जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में आ जाए, प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाए। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को घटाना और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, इट इज द रिजल्ट ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, या कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जो थी, उनकी परफॉर्मेंस देश में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लगातार वो घाटे में जा रही थी, वहां पर हर जगह करप्शन देखने को मिलता था। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ये एंटरप्राइजेस बेच दी जाएं प्राइवेट सेक्टर को। इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग सेकेंड 5-year प्लान असाइनिंग अ की रोल टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि सेकेंड प्लान के दौरान यह डिसीजन लिया गया कि जो रोल है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, यानी कि अब देश में रोल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का भी होना चाहिए, जो पहले बहुत कम हुआ करता था। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्लियरली एंड कैटेगरीली स्टेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में यह बताया गया था कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो पूरे तरीके से गवर्नमेंट के पास होंगी, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करेगा, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो प्राइवेट सेक्टर के पास होंगी। लेकिन 1991 में प्राइवेट सेक्टर रोल को बढ़ाया गया, क्योंकि पहले तो 1956 में यही डिसाइड हुआ था कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो सब गवर्नमेंट के पास होंगी, क्योंकि हमें देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट लाना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। खासकर 1991 के बाद गवर्नमेंट सेक्टर का रोल लगातार घटता ही चला गया, और अब तो जैसा कि आपको बताया था, अब तो केवल 2 ही चीजें रह गई हैं गवर्नमेंट के पास। पॉइंट नंबर 2, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गेव अस नवरत्नाज। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने हमको नवरत्न दिए। नवरत्न का मतलब ये 9 कंपनियां थी जो देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। पहली कंपनी थी आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सेकेंड बीपीसीएल, दैट मीन्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। थर्ड ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फोर्थ आईपीसीएल,
दैट मीन्स इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड. फिफ्थ पॉइंट behel, BHEL, that means Bharat Heavy Electronics Limited. Point number 6, SAIL, SAIL, Steel Authority of India Limited. Point number 7, VSNL. ध्यान रखिएगा, ये BSNL नहीं है, ये VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड. NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. एंड पॉइंट नंबर 9, HPCL, that means हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड. तो ये थे वो नवरत्न जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने हमारे देश को दिए. देन पॉइंट नंबर 3, ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टर्न्ड इनटू अ सोशल डेड वे. यानी कि समय के साथ साथ धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर जो था वो समाज पर बोझ बनने लगा. माउंटनिंग लॉसेज ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बिकेम अनसस्टेनेबल. और पहाड़ नुमा जो घाटे थे, जो लॉसेज हो रहे थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, वो अब समाज झेल नहीं पा रहा था, वो अब सस्टेनेबल नहीं रह गए थे, इसलिए इनको बंद करना पड़ा. इसलिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर को. पॉइंट नंबर 4, लीकेज, प्लिफरेज, inefficiency and corruption had become so rampant in public sector undertakings that their privatization was considered as the only remedy. लीकेज का मतलब है पब्लिक सेक्टर की इनकम का लगातार घटना, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लगातार कम होते जाना. प्लिफरेज का मतलब एम्प्लॉयज के द्वारा चोरी करना, यानी कि ऑफिस का सामान इस्तेमाल करना अपने घर के पर्पस से, डोमेस्टिक पर्पस में जब ऑफिस का सामान लेके आया जाता है वही कहलाता है प्लिफरेज. ये प्रकार की छोटी मोटी चोरियां होती हैं एम्प्लॉयज की ओर से. इनएफिशिएंसी, रिसोर्सेज को वेस्ट करना जिसकी वजह से कॉस्ट आ जाती है ज्यादा. एंड करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, यानी कि बिना पैसा खाए कोई भी सरकारी अफसर काम ही नहीं करता था. और ये था रैम्पेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि अनकंट्रोलेबल. इसे कंट्रोल करना आसान नहीं था कि लगातार इनकम घटती जा रही है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, एम्प्लॉयज के द्वारा चोरियां बढ़ती जा रही हैं, इन एंटरप्राइजेस की क्षमता लगातार कम होती जा रही है, भ्रष्टाचार अपने पीक पर था. दैट देयर प्राइवेटाइजेशन वॉज कंसिडर्ड एज द ओनली रेमेडी. तो अब एक ही उपचार बचा था कि इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को खत्म कर दिया जाए और इन ट्रांसफर कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को. प्राइवेट सेक्टर अपने आप कंट्रोल करेगा इन चीज़ों को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर घाटे में जाके काम नहीं करेगा. प्राइवेट सेक्टर तो एम्प्लॉयज को सुधार देगा और करप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट के लिए और ये एंटरप्राइजेस काम करती थी समाज सेवा के लिए, और ये समाज की सेवा नहीं कर रही थी एक्चुअली, ये तो समाज पर बोझ बन चुकी थी. इसलिए इनको बंद करना पड़ा और ट्रांसफर करना पड़ा प्राइवेट सेक्टर को. नंबर 5, एक्सेप्ट नवरत्नाज, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तो केवल नवरत्नाज को छोड़ दिया गया और इन नवरत्न जो इंडस्ट्रीज के नाम पिछले पेज पर आपको पढ़ाए गए थे, उनके अलावा जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी सभी को बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर को. नेक्स्ट, गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. पॉइंट नंबर 1, प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. तो प्राइवेटाइजेशन का हमें फायदा ये मिला कि प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत जब प्राइवेट कंपनीज को अधिकार दे दिए गए, उनका रोल बढ़ा दिया गया, तो प्राइवेट कंपनीज तो मैंने बताया था सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ओवर सोशल इंटरेस्ट विद 100% कमिटमेंट ऑफ द वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेज रिजल्ट्स इन हाई प्रोडक्टिविटी. यानी कि प्राइवेटाइजेशन में हमें देखने को मिलता है सेल्फ इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट नहीं होता वहां पर कंपनी अपने फायदे के लिए काम करती है, जिसकी वजह से वर्कर्स 100% कमिटेड होकर काम करते हैं और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी हमें हाई दिखाई देती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर. पॉइंट नंबर 2,
प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, प्राइवेटाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को बढ़ावा मिला। कंपटीशन इंड्यूसेस अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अब हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आप को अपग्रेड करने लगी और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने लगी, क्योंकि उन्हें सामना करना था मल्टीनेशनल कंपनीज का। पहले कंपटीशन था ही नहीं तो वो अपने आप को अपग्रेड भी नहीं करते थे, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ने लगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए अपग्रेडेशन की आवश्यकता थी, मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता थी। तीसरा फायदा मिला प्राइवेटाइजेशन का कि प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सी चीजों का प्रोडक्शन होने लगा। वो चीजें जो पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता था या फिर ये चीजें केवल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ही हमको अवेलेबल कराती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देश में बहुत सी प्राइवेट इंडस्ट्रीज इस प्रकार की हैं जो ऐसे ऐसे गुड्स बना रही हैं जो पहले हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हमारे देश में लगभग हर इंडस्ट्री है जो हर क्षेत्र में प्रोडक्शन कर रही है, अब चाहे वो इंडियन कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो। पॉइंट नंबर 4, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर्स सवरेजिनिटी, प्राइवेटाइजेशन में कंज्यूमर को किंग माना गया, क्योंकि कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से अब गुड्स बनने लगे। पहले कंज्यूमर्स की जरूरत के हिसाब से गुड्स नहीं बनते थे, बल्कि कंज्यूमर को तो वो गुड्स यूज करने पड़ते थे जो कंपनीज उनको बनाकर दे रही हैं। पहले प्रोड्यूसर राजा हुआ करता था, लेकिन अब कंज्यूमर को राजा माना जाता है। हायर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सवरेजिनिटी इंप्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अब कंज्यूमर को ज्यादा महत्व दिया जाता है तो कंज्यूमर के पास अब ज्यादा चॉइस है। पहले चॉइस थी नहीं कंज्यूमर के पास, जैसे पहले भी पढ़ाया है आपको, कार केवल 2 ही हुआ करती थी, मोटरसाइकिल केवल 2 या 3 प्रकार की हुआ करती थी, एक टेलीफोन कनेक्शन की कंपनी हुआ करती थी जिसके लिए कई कई साल तक इंतजार करना पड़ता था टेलीफोन कनेक्शन के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कंज्यूमर राजा है और कंज्यूमर के पास चॉइस है बहुत ज़्यादा। यही कारण है कि कंज्यूमर की क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से घाटा क्या हुआ? नंबर 1, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी वैनिशेज, यानी कि सामाजिक हित जो था अब वो खत्म हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो केवल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वो सोशल इंटरेस्ट यानी समाज का हित नहीं देखता। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन एनकरेजेस द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। यहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है, यानी कि मार्केट फोर्सेज के द्वारा। बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम, जिसकी वजह से अब गुड्स केवल अमीरों के लिए ज्यादा बनते हैं देश में, गरीबों का ध्यान नहीं रखा जाता। व्हेन प्राइसेस राइजेज वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर डेप्रीवेशन, और जब कीमतें बढ़नी शुरू होती हैं इकोनॉमी के अंदर तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, सबसे ज्यादा मुसीबत उसकी आती है, क्योंकि वो उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो इन गुड्स को खरीद सके, क्योंकि ये गुड्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा महंगे। सिसिलिया ट्रेजेडी इज अ नोटेबल एविडेंस टू दिस पॉइंट, यानी इस संबंध में यहां पर एक घटना घटी थी जिसे नाम दिया गया सिसिलिया ट्रेजेडी, जिसमें 50 वर्कर्स ने आंध्र प्रदेश में, जो कि पावरलूम इंडस्ट्री में पहले काम करते थे, और उन्हें जब पता चला कि प्राइवेटाइजेशन किया गया है और उनकी नौकरी चली गई है और उन्हें अब दोबारा काम नहीं मिलने वाला, तो 50 वर्कर्स ने एक साथ आत्महत्या की थी। तो ये प्राइवेटाइजेशन की कमी थी थोड़ी, जिसमें वर्कर्स के द्वारा एक साथ इतने लार्ज स्केल पर आत्महत्या की गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो था उसने सबसे ज्यादा सफर किया प्राइवेटाइजेशन की वजह से। एंड दैट्स ऑल फॉर द सेशन। बाकी ग्लोबलाइजेशन अभी एक टॉपिक और बचा है,
उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उसी सेशन में आपको बताया जाएगा एलपीजी पॉलिसीज़ के गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स के बारे में। थैंक यू।